आप पूरी तैयारी के साथ गए हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है, और वहां पे 9 बजे आप बिल्कुल हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और पता चला कि यार एग्जाम ही नहीं शुरू हुआ, तो हार्ट बीट उस समय तो और बढ़ गई होगी आप लोग। डांस कर रहे थे वहां पे, डांस कर रहे थे सारा एसडी का ग्रुप मिलके वहां डांस कर रहा था एग्जामिनेशन हॉल में। मतलब लॉबी में। जेईई एडवांस 2024 के नतीजे आ चुके हैं और हमारे साथ हैं दिव्यांश जोशी, ऑल इंडिया रैंक 328, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। एंड आरुष, ऑल इंडिया रैंक 459, कांग्रेचुलेशंस आरुष। तो सबसे पहला सवाल जो नॉर्मली होता है कि आपको कैसा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद? अभी तो बहुत सारे फोन कॉल्स आ चुके होंगे, वो रिलेटिव्स, वो फ्रेंड सर्कल के लोग जिन्होंने शायद बहुत टाइम से फोन नहीं किया होगा, वो सब कॉल्स आ रहे होंगे। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? अच्छा लग रहा है काफी, मतलब घर वाले भी खुश हैं, मतलब सबको खुश देख के अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए आरुष। मेरे घर वाले तो काफी खुश हो, तो मेरी रैंक देख के रोने ही लग गए थे। अच्छा, रोने लग गए थे? हाँ, खुशी के मारे? हाँ, खुशी के मारे रोने लग लेकिन गए मुझे सुनने में आया कि उस समय आप कश्मीर की वादियों में थे जब आपका रिजल्ट आया था। हाँ, मैं कश्मीर एंजॉय गया था और मेरे घर वाले वही हो गए थे। अच्छा, वही रोने लगे। तो ये कश्मीर ट्रिप की आपकी काफी स्पेशल रही। मुझे लगता है कि आप अगली बार भी जब कभी कोई बड़ा एग्जाम देंगे आईएएस वगैरह का, तो रिजल्ट वाले दिन शायद कश्मीर में रहेंगे, क्योंकि वो लकी रहा आपके लिए। क्या एक्सपेक्ट किया था आपने ये रैंक? सोच रहे थे आप? एक्सपेक्टेशन से ऊपर नीचे क्या लगता है? थोड़ा क्योंकि आप समझ रहे हो ना, सारा खेल इन एग्जाम्स में एक्सपेक्टेशन का होता है। आप एक सोच लेते हो कि ये आना है, उससे ऊपर आता है तो खुशी होती है, और लोग ये भूल जाते हैं कि यार हमने 2 साल मेहनत करी, हम शायद ये सोच के आए थे, उससे ज्यादा मिल गया है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो आंसर की से मैच करने के बाद एक जो दिमाग में रख लेता है, तो डायरेक्टली उसके रेफरेंस में हम लोग कई बार अपसेट फील करते हैं। तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, मतलब यही अराउंड यही रेंज थी 200 to 300, बट कोई नहीं, मेरा अच्छा लगा। अच्छा है। हाँ, लास्ट में खुश। आप सेटिस्फाइड हो? Yes. जो आपका ड्रीम था पूरा हुआ। अरुष, आपका क्या कहना है? मुझे याद है आप क्लास 10 में जब आए थे मिलने के लिए, तो अब मैं शॉक्ड भी था कि पहली बार कोई बच्चा आया है और वो कह रहा है कि सर मुझे इसलिए एडमिशन लेना है स्कॉलरशिप में क्योंकि मुझे आईएएससी बैंगलोर जाना है। तो मैंने इससे कहा भी था, याद है तुम्हें? कि भाई इतनी क्लैरिटी मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं देखी है कि 10th क्लास में डिसाइडेड है कि आईएएससी बैंगलोर जाना है। तो अभी भी आप उस पर कायम हो कि चेंज कर लिया कुछ? मैं तो अभी बिल्कुल कायम ही हूँ, बस घर वाले। अच्छा, घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वालों को भी आईआईटी नाम है। अच्छा, आईआईटी ब्रांड नेम है। हाँ, brand। आईएससी बैंगलोर ब्रांड नेम नहीं है, जबकि रियलिटी में आईएससी बैंगलोर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे शायद आईआईटी से बड़ा ब्रांड नेम है। तो अभी वो डाइसी चल रहा है, हेडटेल वाली सिचुएशन है। ओके। सेकेंडली दिव्यांश, मैं जानना चाहूंगा कि एक आईआईटी को लेके बहुत ज्यादा बच्चों में भी रहता है कि बहुत टफ है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और खासकर आप जान रहे हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में आपने देखा होगा तमाम बच्चे हैं जो आजकल इंटरनेट पे, मोबाइल पे लगे रहते हैं। कई बच्चे यहाँ तक कहते हैं कि यार ये आईआईटी की तैयारी में ना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी नहीं होगी, दिन रात बस पढ़ाई में लगे रहना पड़ता है, तो हम बिल्कुल दब्बू किस्म के हो जाएंगे या डल हो जाएंगे। ऐसा कुछ आप लोगों ने फील किया या ऐसा आपने सुना? मतलब लोगों से सुना ही, फील ज्यादा नहीं किया। मतलब सब कुछ मैनेज करके चलेंगे तो अच्छा ही होगा, सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। तो मतलब ये जो एक मिथ है लेके कि सिर्फ पढ़ना क्योंकि आजकल बच्चों को सब कुछ चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आपने जीवन में सब कुछ छोड़ के बिल्कुल संन्यास वाले मोड में लगे हुए थे कि थोड़ा बहुत मस्ती भी करते थे बीच में? नहीं, संन्यास तो नहीं लिया था। काफी मस्ती करते थे, क्लास में भी काफी मस्ती करते थे हम लोग, तो टीचर्स के साथ भी, एंड काफी इंटरेक्टिव रहते थे टीचर्स यहाँ पे, तो बिल्कुल वो मोटिवेट ही करते थे हमें उल्टा पढ़ने के लिए, और खुद मस्ती करवाते जिससे हम डल फील ना करें कभी भी। क्लास के बाद भी, क्लास में भी, मतलब मस्ती चलती रहती थी। मतलब एक एस्पेक्ट है ना कि 2 साल आपने शायद अपनी जिंदगी के बहुत ही खराब कर लिए। मतलब ये बिल्कुल फील नहीं हुआ। काफी एंजॉय किया इन 2 साल हमने, पहले से ज्यादा एंजॉय किया 10th से, क्योंकि पढ़ाई फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था। तो ये आरुष का कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए आप उससे एग्री करते हैं? आरुष कह रहा है कि 10th क्लास तक शायद जितना एंजॉय किया था उससे भी ज्यादा एंजॉय किया। मेरे लिए भी हाँ लगता है मुझे कि मैंने 11th में ज्यादा एंजॉय। हमने पढ़ाई भी की, एंजॉय भी किया, अपने आप को इम्प्रूव भी किया हमने, और साथ साथ मजे भी बिल्कुल करे हमने। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि जो आईआईटी की तैयारी को लेकर लगता है कि जेईई एडवांस बहुत टफ है, इसमें मतलब आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसकी अपोजिट आप ये कह रहे हैं कि शायद आप ये तैयारी कर रहे हो तो अपनी लाइफ भी ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। डू यू एग्री जो आप लोग कह रहे हैं? तो याद भी आएंगे ये 2 साल जर्नी, सारे फ्रेंड्स,
अगर आप खुश होके पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल अच्छी लगेगी आपको। ये जो आप लोग सुनते हैं बराबर की कोटा में और जगह भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया, क्योंकि पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे अब सोचते हैं कि यार इतना स्ट्रेसफुल है तो इस वजह से तैयारी ना करें। मतलब टीचर्स और पेरेंट्स, तो अगर प्रेशर बढ़ा भी तो टीचर्स पेरेंट्स साथ में थे, तो वो दोनों मतलब साथ में वहाँ अकेला फील ना करें हम, तो पेरेंट्स टीचर्स सपोर्ट मुझे बताना था। तो दिव्यांश का कहना है कि मतलब पेरेंट्स अगर सपोर्टिव हैं और टीचर्स भी सपोर्टिव हैं तो ये प्रेशर नहीं फील होता, बट है प्रेशर है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हल्का सा प्रेशर तो फील होता ही है, हल्का बहुत तो होगा, बच्चे से कंपैरिजन बढ़ रहा है। आप अपने पे ही फोकस करोगे, अपने आप को डेली डे टू डे इंप्रूव करोगे, तो आपको प्रेशर फील ही नहीं होगा औरों को कंपैरिजन में, क्योंकि आपको अपने से इंप्रूव करना है सिर्फ। मतलब कुल मिला के आरुष जो कह रहे हैं वो और दिव्यांश जो कह रहे हैं, वो कंक्लूजन ये है कि अगर आप सही अप्रोच से अगर आप सही अप्रोच से पढ़ाई को ले रहे हो तो शायद मतलब आप एंजॉय करोगे और थोड़ा बहुत प्रेशर तुम्हें लगता है ड्राइव करने के लिए खुद को या मोटिवेटेड रखने के लिए थोड़ा प्रेशर तुम्हें लगता है जरूरी है। तो ये जो एक मिथ है इस चीज को लेके, तो दिव्यांश और आरुष दोनों का ये कहना है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अप्रोच अगर सही है तो प्रेशर शायद कहीं नहीं है। या फिर एक जो रहता है कि नहीं अगर रैंक नहीं लाए, कभी आप लोगों के दिमाग में आया कि हम रैंक नहीं लाए, क्या पता जो एक्सपेक्टेशन है घर वालों की या जो हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन है वो रैंक नहीं आई तो क्या होगा, ऐसा डर आता था मन में? नहीं, घर वाले हमेशा ही सपोर्टिव थे, करते कोई बात नहीं, बस करते रहो, जो होगा देखा जाएगा लास्ट में। नहीं, एक डर खुद से भी तो आता है कि क्या पता आईआईटी नहीं कर पाए तो क्या होगा शायद, क्योंकि एक डर जो है ना, इसके डर में काफी लोग फंस जाते हैं और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आप लोगों को कैसा लगा, कभी दिमाग में आता था कभी तैयारी करते वक्त? जब भी दिमाग में आता था हम तो टीचर से जाके पूछ लेते, टीचर्स काफी सपोर्टिव होते थे, तो टीचर्स ही बता देते कि भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ अगर आईआईटी नहीं हुई तो आईआईटी सब कुछ नहीं होता, एंड काफी सारी चीजें होती है इसके अलावा भी फन। तो आप भी ये मानते थे कहीं ना कहीं दिल में कि आईआईटी सब कुछ नहीं होता है, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है? हाँ, काफी सारी फीलिंग थी। हाँ, काफी सारे एग्जाम्पल वीटी से भी देते थे हमें कि ये आईआईटी में नहीं गए तब भी इतना सक्सेसफुल बन पाए, तो वो सब हमें ड्राइव भी करता था कि आईआईटी सब कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई को सीखो, पढ़ाई दे। आपके साथ भी है मतलब, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए आईआईटी में टॉप 500 रैंक में लाने वाले दिव्यांश और आरुष मेरे साथ बैठे हैं और वो दोनों ये कह रहे हैं कि तैयारी करते वक्त ये कभी डाउट आता था इनके दिमाग में, तो आप ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं आईआईटी में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लर्निंग हमारे साथ रहेगी, ये जो मेहनत है, तरीका सीखा ना पढ़ने का तरीका सीखा और मेहनत करना सीख लिया, तो उससे आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि आईआईटी नहीं भी जाए तो कोई बात नहीं है, राइट? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा, एक बार बताइए, जो एक लगता है जनरली आप लोग की अपना फ्रैंक ओपिनियन क्या है कि सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ना और कुछ भी नहीं करना, ये बहुत टायरसम शेड्यूल हो जाता है। इसमें काफी सारे बच्चों को या पेरेंट्स को लगता भी है कि हेल्थ भी सफर करती है, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन की मेडिसिन, आपके भी बैच में कुछ केसेस हुए थे कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना हद तक सच है जेई की प्रिपरेशन के लिए? मतलब सिटिंग्स लंबी लगानी होती हैं, बट वो अगर आप अपनी बॉडी, सारा को बॉडी को भी ध्यान देना पड़ता है, डाइट प्रॉपर लेनी पड़ती है और मतलब लाइट एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है सबके लिए, ताकि आप मतलब बैठे बैठे ज्यादा बोर ना हो। बाकी डाइट भी प्रॉपर इसमें रोल प्ले करती है आपकी मतलब बॉडी की। तो उसके लिए जो एंटरटेनमेंट है, यूट्यूब देखना, ठीक है, और या फिर मोबाइल पे गेम्स खेलना, ठीक है, ये सब चीजें आजकल लगता है कि उसके बिना लाइफ कैसे हो सकती है। तो आरुष, आपने भी ये सब किया था? नहीं। क्योंकि जैसे दिव्यांश का कहना है कि भाई सिटिंग जो है वो प्रॉपर हो, डाइट प्रॉपर हो, एक तरीके से बैलेंस लाइफ जो हो, तो उसमें मतलब आराम से सब कुछ हो जाता है, कोई मतलब स्ट्रेस फील नहीं होता है, डिप्रेशन वगैरह की सिचुएशन नहीं आती है। लेकिन जनरली जो एक परसेप्शन है कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो आपकी बाकी सारी डाइवर्सिटी जो है लाइफ की, डाइवर्स जो मतलब चीजें हैं, जैसे गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। आपके साथ क्या था? आप गेम वगैरह स्पोर्ट्स, क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा आपके इंटरव्यू में कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है तो कैसे मैनेज किया आपने इस बीच में? मतलब हर चीज मोबाइल गेम से लेके स्ट्रेस रिलीफ मोबाइल गेम्स खेल के ही हो पाता है। जैसे हम योगा करते थे सुबह, तो उसमें काफी मजा आता था, उसमें काफी स्ट्रेस रिलीफ होता था हमारा। ओके, तो आप डेली मतलब कितने देर तक योगा करते थे? डेली तकरीबन 40 से 50 मिनट्स तक योगा करते थे। उसमें आपको लगता है कि वो जो एक मतलब रिफ्रेशमेंट आपको क्रिकेट में प्रोबेबली या मोबाइल गेम्स मिलता है, वो आपको योगा में मिलता था? उससे ज्यादा मिलता था योगा में, क्योंकि हम फन करते थे, मजे भी दोस्तों के साथ एंजॉय भी करते थे। मतलब जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है योगा। मतलब बीच बीच में म्यूजिक सुनता था कभी, मतलब
तो बहुत डाउन फील किया तो उसको म्यूजिक सुन लिया, ऑडियो म्यूजिक। किस तरह का म्यूजिक? गजलें सुनते थे या रॉक म्यूजिक सुनते थे? रॉक तो नहीं, मतलब स्लो म्यूजिक। स्लो म्यूजिक, पुराने जमाने का, मतलब मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हाँ, मतलब पुराने भी नए भी, लेकिन नए फास्ट नहीं, स्लो गाने। स्लो गाने, तो उससे आपको रिलैक्स फील होता था। आप क्या करते थे? योगा करता था, अब बीच में ब्रेक लेके। बट ये बहुत देखिए सरप्राइजिंग है, जो भी देख रहा है ये वीडियो वो इसको यकीन नहीं करेगा कि योगा को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। मतलब प्रोबेबली शायद जब आप पोजेस कर रहे हैं, योगा के अलग अलग आसन कर रहे हैं, तो एक दूसरे की खिंचाई करते थे, हंसते थे, ऐसा कुछ होता है? ऐसे ही सब साथ में मिलके योगा करते थे, तो यही होता है। अच्छा, कुल मिला के मतलब जो एक पीयर वाला ग्रुप है, जो आप लोगों से बातचीत में करके लग रहा है कि स्ट्रेस या एक प्रेशर फील तब होता है जब आप अकेले कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल है, जब आप एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, टीचर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी सारी बातें, तो शायद मतलब हंसते खेलते आप लोगों ने आईआईटी कर लिया। ऐसा ही मैं मान रहा हूँ, आपको से बात करें कि आप लोगों ने हंसते खेलते आईआईटी कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। और आगे भी आप शायद इसे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि देखिए अभी आपके पास जो इसके बाद चैलेंज है वो बड़ा है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले जो आरटीआई फाइल हुई थी उससे ये पता चला है कि आईआईटी मद्रास में बड़ी संख्या में बच्चों ने पिछले 3-4 साल में सुसाइड किया, और आईआईटी कानपुर की भी न्यूज़ आती रहती है, काफ़ी सारे आईआईटीज़ की। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने भी सुनी होंगी, तो आपको भी दिमाग में एक डर होगा कि पता नहीं आईआईटी में जाके कैसे चैलेंजिंग होने वाला है। जेईई की तैयारी के बारे में हमने सुना था, लेकिन वो आपने फेज निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अब आगे जो फेज है उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि ये सब चैलेंजेस जो हैं यही चीज़ कंटिन्यू रखेंगे? हाँ, ऐसे ही करेंगे तो शायद वो भी इजीली, मतलब आगे की लाइफ भी इजी है। बट डर लगता है कहीं, हल्का तो लगता है कि आईआईटी जा रहे हैं, वहाँ के बारे में सुना है कि बहुत प्रेशर है, पूरे इंडिया के जो टॉप बच्चे हैं वहाँ पहुँचते हैं। प्रेशर तो हर जगह, प्रेशर तो जेईई एडवांस में भी था। इंडिया के टॉप बच्चे जेईई एडवांस में देते हैं एग्जाम, बट मजे करते करते, पढ़ाई को मजे करते करते। तो आईआईटी जो जाके अब चैलेंज मिलने वाला है उसके लिए आप तैयार है मेंटली? या थोड़ा डर है अंदर में कि पता नहीं, क्योंकि भाई आप तो टॉप 500 रैंक लेके जा रहे हैं, वहाँ टॉप 100 वाले भी होंगे आपके साथ, टॉप 10 वाले भी होंगे, उन सबके साथ लड़ना है, फाइट करना है एक नए सिरे से। उसको लेके कोई डर है मन में, एक्साइटमेंट है, क्या है? एक्साइटेड तो है कि आगे की जर्नी, मतलब उनको भी फाइट करना है, उनके साथ इंटरेक्ट करके काफी मजा आएगा हमें भी। क्योंकि आपने सीनियर से सुना होगा कि मोस्टली जो आईआईटीज हैं जहाँ पे अपने स्कॉलर्स जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब वहाँ पे काफी अच्छा कर रहे हैं, टॉप करते हैं मोस्टली। और अभी रिसेंटली आप लोगों में बताऊँ, एक ऐसा वाकया भी हुआ कि एक बच्चे ने एडवाइस लिया, जैसे आप दिव्यांश जब निकल गए बहुत अच्छी रैंक से, तो मुझे लगता है मुरादाबाद में गली गली में, घर घर में दिव्यांश जोशी के नाम की चर्चा होगी, आरुष की नाम की चर्चा होगी, क्योंकि आप रोल मॉडल बन जाते हैं आईआईटी में टॉप रैंक लाने के बाद। अखबार में बड़े बड़े इंटरव्यू आए आपके, तो बच्चा आपका नाम जान जाता है, और आते भी कहते हैं कि सर हमें दिव्यांश भैया जैसा बनना है, हमें आरुष भैया जैसा बनना है, नाम लेके, है ना। तो वैसे सिचुएशन में आपने, आपको मैं बता रहा था एक इंसिडेंट कि एक बच्चे ने पूछा एडवाइस, जैसे आप निकल गए, आपके पास भी एडवाइस लेने लोग आएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ करनी है। तो एक बच्चा पहुंचा, तो वो सक्सेसफुल हो गया, आईआईटी रुड़की में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं आप स्कॉलर्स में जाके एडमिशन कराइए मुरादाबाद में, ठीक है, कहीं दूर से, बिहार का बच्चा था वो, इसलिए कि आईआईटी रुड़की में जो टॉपर्स हैं मोस्टली, जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं कैंपस में, स्कॉलर्स के बच्चे हैं। तो ये आपने देखा है, जनरली सुना भी अपने सीनियर से, तो एक वो है जज्बा कि अब जाके वहां भी मेहनत करनी है, बहुत अच्छा करना है। क्या सोचा उस बारे में? हाँ, यही मेहनत करेंगे और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, आगे भी कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि भाई आईआईटी कर लिया तो काम हो गया, नहीं, अब तो लाइफ में ऐसे ऐसे स्टार्ट है, फ्रेश स्टार्ट होगा, तो इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। क्या कहना है आरुष आपका इस बारे में? क्योंकि आपके तो भैया आईआईटी रुड़की में ऑलरेडी हैं, बड़े भाई पढ़ रहे हैं, तो आपको काफी सारा इनपुट मिला होगा, तो आपकी क्या सोच है कि अब आगे जो जर्नी है उसके बारे में? क्योंकि जनरली देखिए कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, आईआईटी एक बार निकाल लिया तो लगता है कि भाई अब तो बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं, अब तो हम एलीट सेगमेंट में पहुंच गए, वहां जाके नई लाइफ, कॉलेज में हमने ये वहां जाके नई शुरुआत करनी है, ऑलमोस्ट इसी लेवल का एफर्ट करना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे थे आरुष? कॉलेज में हमने ये सीखा है कि डेली घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, डेली सिटीज लगानी है, वही हमें वहाँ इम्प्लीमेंट करेगी तो वहाँ और सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट आप एक दूसरा एस्पेक्ट देखिए ना कि 2 साल जेईई के लिए इतनी मेहनत करी, फिर आगे भी जाके, तो ये तो जिंदगी बहुत डल लग रही है, साउंड कर रही है कि यार आगे भी जाके फिर आईआईटी में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो मस्ती कब करेंगे? उसी के बीच मस्ती हो जाती है, अभी की 2 साल में वैसी। ओके, गुड। तो मतलब आपको बहुत क्लियर है ये चीज कि पढ़ाई करने का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि मस्ती बंद हो जाती है। हाँ। मतलब पढ़ाई भी कर सकते हैं, लाइफ में मेहनत भी करेंगे और साथ साथ मस्ती चल सकते, फुल करेंगे। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने जो कन्वर्सेशन सुना दिव्यांश का और आरुष का, उसमें चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ इन्होंने कही
कि भाई पढ़ाई को लेके अप्रोच हमारा सही होना चाहिए, तो शायद हम मस्ती जो सोच रहे हैं अदरवाइज उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कर सकते मस्ती हम कर सकते हैं, कि हमें लगे कि दिन हमारा अच्छा भी गया है और डल फील नहीं हुआ और पढ़ाई भी की है, प्रोडक्टिविटी भी निकले और एंटरटेनमेंट भी कर रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आप इस देश के उन गिने चुने अनफॉर्चुनेट बच्चों में से थे, हालांकि आप बहुत फॉर्चुनेट है कि आपकी अच्छी रैंक आई है, जिनके साथ उस दिन जेईई एडवांस के एग्जाम में कुछ गड़बड़ हो गई थी। हाँ जी। क्या था वो पूरा सिनेरियो को बताइए। हम मतलब पहुंचे सेंटर पे तो देखा कि लाइट्स सारी बंद थी और मतलब गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा, पता लगा कि मेरा जनरेटर काम नहीं कर रहा था, तो 45 मिनट्स हमारा वो डिले हो गया था पेपर 1। अब पेपर 1 के बाद हमें लगा हमारा ब्रेक टाइम एक्सटेंड कर देंगे, बट वो एक्सटेंड नहीं करा, फिर एकदम लास्ट पेपर खत्म हो पेपर 1, तो हमारा 9:40 पे शुरू हुआ था पेपर 1, तो 12:40 तक वो खत्म हुआ होगा। फिर हमें फिर बैठाए रखा, हमें लगा कि क्या पता ये बताएं कि अब थोड़ा आपको लेट आना है। अच्छा, मतलब 12:40 से जो पेपर खत्म हो गया तब भी आपको वहाँ बिठाए रखा? हाँ, तो मतलब 1 बजे तक हम बाहर निकले वहाँ से, हम पता मतलब हमें लगा ये बोलेंगे कि थोड़ा लेट आना है आपको पेपर 2। मतलब कुल मिला के 40 मिनट तो पेपर डिले शुरू ही हुआ और 20 मिनट और बिठाया, और 20 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 1 घंटा आपका खराब किया होगा। हाँ, फिर लेकिन वो जो टाइम फ्रेम रहा होगा 9 बजे से 9:40 के बीच का, उस बीच में क्या स्थिति थी अंदर? वो बताइए, क्योंकि वो सोच के भी मतलब बाहर जो लोग थे उनको डर लग रहा है, मुझे भी सोच के लग रहा है कि भाई आप पूरी तैयारी के साथ गए हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है, और वहां पे 9 बजे आप बिल्कुल हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और पता चला कि यार एग्जाम ही नहीं शुरू हुआ, तो हार्ट बीट उस समय तो और बढ़ गई होगी आप लोग। नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे हमने क्या करा उस दिन। बताइए क्या किया? डांस कर रहे थे वहाँ। डांस कर रहे थे सारा एसडी का ग्रुप मिलके वहां डांस कर रहा था एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब लॉबी में। ये तो कमाल है। था ही नहीं हमको, तो वहाँ लॉबी में आप लोग डांस कर रहे थे, तो कोई म्यूजिक कहाँ से आया? 1-2 स्टेप हमने सीखे थे उससे एक दिन पहले। उससे एक दिन पहले आपने कहा था रिलैक्स करो चिल करो, तो हमने डांस सीखा था। अरे वाह, 1-2 कौन सा स्टेप आप करके दिखाएंगे? नहीं अभी तो वहां पे आप लोग जो 40 मिनट का टाइम था उसमें आप लोगों ने डांस करना शुरू किया? हल्का हल्का बीच में डांस करा। तो आप लोगों को 40 मिनट का टाइम पता नहीं चला? हाँ, लेकिन सुना गर्मी गर्मी बहुत थी इस समय। तो आपको मतलब आप सोचिए, देखिए बहुत स्केरी है। आप सोचिए कि एग्जामिनेशन हॉल में 40 मिनट तक आपको खड़े होना, गर्मी बहुत है, पंखे भी नहीं चल रहे थे, लाइट सब बंद थी, ठीक है, तो उसमें आप 40 मिनट डांस कर रहे हैं तो और गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा हो। 40 मिनट बीच में थोड़ा बहुत करा। अच्छा, तो मतलब 40 मिनट का टाइम था, उसमें आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, आप लोगों ने मैनेज कर लिया? बाद में फिर लगा कि ब्रेक, फिर हमें लगा ब्रेक देंगे, पर ब्रेक दिया नहीं, फिर तो उस समय दिक्कत हुई थी, ब्रेक सही से मिला नहीं। ब्रेक सही से नहीं मिला, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों की परफॉर्मेंस जो एग्जाम में उस पे इसका असर पड़ा? शायद थोड़ा रिलैक्स करके आया, थोड़ा और रिफ्रेश होते पेपर 2 के लिए। ये अनफॉर्चुनेट है और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक लेसन भी है कि देखिए हमारे देश में व्यवस्थाओं की कमी नहीं है। भारत देश, हम इतने फॉर्चुनेट है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं कि यहाँ समस्याओं की कोई कमी नहीं है। तो आप ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से भी सीखेंगे, कल हो कि आप ही को लीडर बनना है, आप लोग को ही शायद गवर्नमेंट में अच्छे पोजीशंस पे जाना है, और जहाँ भी आप होंगे वहाँ पे ये इंश्योर करें कि भाई ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि अदरवाइज देखिए लाइफ में मेरा मानना है कि कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है, हमें उनसे सीखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आगे भगवान आपको जब इतनी बड़ी सक्सेस भगवान ने आपको दी है, तो शायद ऐसे मौके भी देंगे जहाँ पे आप चीज़ों को डिसाइड कर सकें। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को लेके बच्चों में एक थोड़ा सा डर रहता है कि भाई केमिस्ट्री तो इजी आती है आईआईटी में, इस बार भी सुना है जेईई एडवांस में थोड़ा सा इजी आया था। नहीं, इस बार थोड़ी लेवल की अच्छी आई थी, ओके। और मैथ्स को लेके या फिजिक्स को लेके एक थोड़ा रहता है कि भाई बहुत क्रिटिकल आती है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो क्लास 11 में मैकेनिक्स में फिजिक्स को लेके काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, फिर उनका उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो कैसे एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? मैकेनिक्स तक तो हमारी भी यही हालत थी, फिर मैकेनिक्स के बाद फिजिक्स अच्छी जाती है, फिर होने लगती है, फिर उसके साथ साथ मैकेनिक्स करोगे तो मैकेनिक्स भी आगे बढ़ जाती है। ओके। और जो तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाने के बाद है, कुछ बच्चे हैं जिनको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तो मैथ्स में लगे रहते हैं, लेकिन आपको पता है मैथ्स का पेपर टफ आता है, तो क्या आपका कहना है कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना चाहिए तीनों सब्जेक्ट में? बैलेंस मतलब आपको दिन में सबको स्लॉट देना चाहिए, नहीं एक पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ते रहे, पूरे दिन फिजिक्स पढ़ी, थोड़ा थोड़ा टाइम भले कम दो, बट टच में रहना चाहिए हर सब्जेक्ट के, वरना फिर वो अगर ज्यादा देर तक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, फिर उससे मतलब दिक्कत आती है लास्ट में। आपका क्या था आरुष, तीनों सब्जेक्ट बैलेंस थे, तीनों में आपको इंटरेस्ट था या 19-20 भी था कुछ? नहीं, मेरा केमिस्ट्री में काफी थोड़ा कम था, बट तभी पढ़ता था मैं केमिस्ट्री मन मार के। नहीं, होमवर्क करता था मैं तीनों सब्जेक्ट का, उससे मेरे तीनों सब्जेक्ट टच में रहते थे हमेशा, जैसे दिव्यांश के टच में रहना चाहिए,
उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मैं फिजिक्स ज्यादा प्रेफर करता था, बट बीच बीच में केमिस्ट्री एंड मैथ्स भी उठा लेता था। तो उसमें सब टच में रहते थे, होमवर्क करो डेली। तो आपने बैलेंस रखा तीनों का कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, balance, टॉपिक balance, अच्छा लगे ना लगे, balance, आपको टाइम सबको time equally सबको देना देना है। है। ओके। और एक जनरली जो परसेप्शन रहता है, क्योंकि अब आप सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है, तो एक बात मान लीजिए कि दुनिया में ज्यादातर लोग आपके बारे में सोच के बैठे हैं कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान की कोई विशेष कृपा होगी, ठीक है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। मतलब जैसे ही मैं किसी बच्चे से या कहीं एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई आप देखो दिव्यांश ने भी इतनी मेहनत करी, इतना, तो जनरल लोग एक कमेंट करते हैं, अरे वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा था। तो आपके बारे में लोग अब ऐसा कहेंगे, बट और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि भाई टॉप 500 में रैंक लाने वाले हैं। आपकी तो 89 रैंक आई थी जेईई मेन में भी, टॉप 100 में रैंक लाना बड़ी बात है। ऐसे कंपटीशन में से वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट कंपटीशन कहा जाता है। 14 लाख बच्चे अपेयर किए, उसमें आपकी 89 रैंक आई थी दिव्यांश। तो जनरली बच्चे या पेरेंट्स यही सोचते हैं कि सब कुछ एकदम शुरू से ही परफेक्ट रहा होगा, मतलब पहला टेस्ट जो दिया या पहला चैप्टर जो पढ़ा वहीं से आपको सब कुछ परफेक्टली आ रहा है समझ में, ठीक है, पहले टेस्ट से ही फुल के फुल नंबर्स आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा एक लगता है कि सब कुछ परफेक्ट रहा होगा। आपका क्या कहना है कि आपके लिए स्ट्रगल थी चीजें या बिल्कुल केक वॉक था? स्ट्रगल थी। यहाँ के जेईई में मेरे इतने नंबर कभी नहीं आए थे, पता नहीं लास्ट में वही जो जितने मेरे असली जेईई में आए थे सेशन 1 सेशन 2 में, उतने मेरे यहाँ कभी नहीं आए, उससे मुझे कम ही आए। मतलब आपको कहना है कि यहाँ पे नंबर कम आते थे, हाँ। बट 11th में जब आपने जर्नी शुरू करी थी तब क्या था, तब कितने नंबर आते थे, कैसा फील होता था? मतलब 250 मेरे बहुत बाद जाके टच हुए थे जेईई में, हार्ड, मतलब आउट ऑफ 300। हाँ, out of 300। मतलब शुरू में स्टार्टिंग में 11 में आपको कहना है कि नंबर कम आते थे। 200 से स्टार्टिंग के 1-2 टेस्ट में आए थे ज्यादा, 250 के अराउंड, फिर उसके बाद 200 से 250। बट एक जनरल जो परसेप्शन है कि चूंकि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, दुनिया एज्यूम करेगी, तो आपके लिए सब कुछ इजी रहा होगा। मतलब जो भी आप चैप्टर पढ़ते गए सब कुछ इजीली समझ में आता गया, आपने पैकेज सॉल्व किए, डीपीपी सॉल्व किया, सब कुछ आपसे होता गया, कभी कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं आया जिसमें कोई दिक्कत हुई। ऐसा कोई भी आपकी रैंक सुन के ही सोचेगा। आपका अनुभव क्या रहा है इस बारे में बताइए? ऐसा बिल्कुल नहीं था, मतलब बहुत चैप्टर ऐसे आए इसमें कम क्वेश्चंस हुए। ओके। मतलब कुछ थे जो इजी चैप्टर थे तो होते गए, बट ऐसा नहीं था कि किसी में सब में होते गए। स्ट्रगल तो था चैप्टर, कई चैप्टर्स बीच में आए जिसमें आपको लगा कि नहीं हो रही चीजें, तो उनके लिए आपने क्या किया फिर? उनको मैंने बाद में हमारा बहुत टाइम था, जो सिलेबस जब खत्म हुआ था उनको फिर स्पेशल टाइम दिया मैंने, थोड़ा इम्प्रूव करे कुछ चैप्टर्स, तो उसमें मैंने सही करा। बाद में बीच में पढ़ता रहा चैप्टर, नोट्स पढ़े, पैकेज करे। मतलब उनको आपने सेकंड थर्ड फोर्थ ट्राई किया। आरुष, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? कि आपको लगता है कि शुरू से सभी लोग मान के चल रहे थे कि भाई आप तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आप तो 500 रैंक वाला मटेरियल हो, तो आपको तो सब कुछ, मतलब चाहे मैथ्स में पीएनसी हो, चाहे फिजिक्स में मैकेनिक्स हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सब कुछ आपको एकदम पढ़ाया और टीचर ने फटाफट समझ में आते गए, डीपीपी क्वेश्चन लिए, पैकेज के सब खटाखट लगते चले गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं था, क्या था फिर? पीएनसी तो मेरे को काफी टफ लगती थी एट बाय द वे। पीएनसी बहुत देर में समझ आई थी। पीएनसी पे मतलब मैंने एग्जांपल दिया पीएनसी प्रोबेबिलिटी, जैसे हर एक सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं चैप्टर्स जो पल्ले नहीं पड़ते हैं, तो आपके साथ क्या रहा? तो मेरा तो यही था कि जैसे पेपर से सीखना, जैसे पेपर का या पेपर में जो गलती हुई उस टॉपिक को रिवाइज करना, वो मेरे को काफी फायदा करा मेरे को। मतलब वो टॉपिक वीक था लेकिन फिर आपने उस पर ज्यादा एफर्ट दिया। हाँ, जो पेपर में गलती थी उस गलतियों को सीखना, उस टॉपिक वाइज, वो टॉपिक उठा के रिवाइज कर लिया, तो उससे कोई रिवीजन होता था मेरा। तो मैंने 11th बिल्कुल नहीं करा था, इस वजह से 11th में इतने अच्छे नंबर नहीं आए, पर 12th में इससे काफी इंप्रूवमेंट हुआ मेरे को। मतलब 11 से 12 के 11 के कंपैरिजन में अगर 12th को देखें तो 11th में आपके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आते थे, बट 12th में इस स्ट्रेटजी की वजह से कि टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं हुए तो उठा के हमने उस टॉपिक को रिवाइज किया। तो मतलब कुल मिला के हम माने तो ओवरऑल आप दोनों का कहना है कि जो हार नहीं मानने वाला एक ग्रिट है, एक जुझारूपन है, लड़ने वाला, उसने आपको हेल्प किया कि ठीक है भाई हम एक टॉपिक से हार नहीं मानेंगे, नहीं हुआ तो फिर हम करेंगे। और वन लाइन में कोई स्पेशल टिप अपनी तरफ से कहेंगे कि मतलब आपकी जो तैयारी की पूरी स्ट्रेटजी थी उसको हम एक लाइन में अगर समराइज करना चाहें तो आप क्या कहेंगे दिव्यांश? क्या इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्या कहेंगे जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए? मतलब करते रहना है, हार नहीं माननी है कि नहीं हो रहा है तो हार मान गए बस। मैं तो बस करता गया, बाकी देखा रिजल्ट, मतलब रिजल्ट भी इतना नहीं देखा मैंने कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बस करते गए। मतलब जो इन अ वे अगर मैं कहूँ तो आप वही बात कह रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोष्ठो कर्मणि। मतलब वो समराइज किया उन्होंने ये अपने अनुभव से, शायद उन्होंने ये पूरा श्लोक नहीं पढ़ा हो, लेकिन इनका कहना है दिव्यांश कि आप करते जाइए, नंबर कितने आ रहे हैं टेस्ट में, क्या आ रहा है मत देखिए, और सब कुछ इजी गोइंग हो जाएगा। इम्प्रूव करिए और बाकी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ज्यादा चीजों का स्ट्रेस मत लीजिए,
कि नंबर क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, बस करते जाइए, लगे रहिए। आरुष क्या कहना है आपका? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका स्ट्रगल जो है वो काफी लंबा रहा है, 11th में उतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, तो आपके लिए स्ट्रगल काफी रहा होगा। भैया बस यही या आपको शुरू से टीचर्स और सभी लोग टॉपर मटेरियल मान के चलते थे? 10th बोर्ड में कितने नंबर थे आपके? 10th में तो मेरी 94% थी, ज्यादा थी नहीं। ज्यादा नहीं थी। स्कूल में जहाँ आपने 10th तक पढ़ाई करी है वहाँ पे आपको क्या बिल्कुल पैम्पर्ड थे, मतलब एकदम लाइमलाइट में रहते थे, या आपको एवरेज वालों में माना जाता था? एवरेज वालों में माना जाता था, क्योंकि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी, बस बाकी तो इंग्लिश वगैरह आती नहीं थी मेरे को बिल्कुल ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आरुष कह रहे हैं कि स्कूल में उन्हें एवरेज वाले बच्चों में माना जाता था, और वहां से निकल के उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में 459 रैंक मायने रखता है। हिंदुस्तान के पीसीएम में पढ़ने वाले शायद हर बच्चे की ये ड्रीम रैंक होती है। आरुष का कहना है कि उन्हें एवरेज बच्चों में माना जाता था और वहां से निकल के उन्होंने अचीव किया। तो 1 लाइन में समराइज किया, देवांश ने बहुत अच्छा समराइज किया कि आपकी क्या मतलब ओवरऑल देखें तो आपकी तैयारी से क्या आपका मोटो, क्या स्ट्रेटजी थी? कि डेली अपने वर्क को पूरा करे एंड कोई भी बैकअप ना आने दे, और डेली रिवाइज करे पुराने सब्जेक्ट्स अपने। बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि डेली बेसिस पे वर्क करें, आज का काम कल पे नहीं छोड़ें, और बैकलॉग नहीं होने दें, क्योंकि बैकलॉग होने में परेशानी हो जाती है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों को बहुत शॉर्ट में आप लोगों ने कन्वे किया, और ये स्ट्रेटजी अगर बच्चे फॉलो करते हैं तो नो डाउट सेम दिव्यांश और आरुष जैसी रैंक आप भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट दिव्यांश एंड थैंक्स अ लॉट आरुष एंड ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ जो हम लोगों ने टाइम बिताया है वो हम लोग भी याद रखेंगे। आगे की जर्नी के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।